हेलो इंडिया। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। अभी तक मैंने उधार के सुख का 7 भाग जो है सो रख चुकी हूँ और अब आज जो है 8वां भाग लेके मैं आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ। तो सिमी की डायरी पे अगर आपका ये पहला विजिट है तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उधार का सुख का आनंद लेने के लिए 7 इसके एपिसोड पहले भी डाल चुकी हूँ, उसे देखिए तब आगे की कहानी समझ में आएगी। प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपके कोऑपरेशन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये मेरी सबसे पहली उपन्यास है और काफ़ी पुरानी कहानी है। तो अब चलिए आगे मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ 7वां भाग में। जैसे मैंने लास्ट किया था कि चंदा जो है सो कुमार के साथ चली गई है, अभी तक नहीं आई है और अब जो है सो शाम होने वाली है। तो चलिए मैं आगे रख रही हूँ कि शाम ढल चुकी थी पर चंदा अभी तक नहीं आई थी। अतः सभी लोग जो इकट्ठे हुए थे वो हवेली पर गए और काफ़ी नारेबाजी की, खूब खोरी खोटी सुनाई कुमार को। अब ये अत्याचार बंद करो, तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, बाहर निकलो वरना हवेली में आग लगा देंगे। कुमार के नौकर और चौकीदार बड़ी मुश्किल से भीड़ पर काबू पा रहे थे। अंत में कुमार और चंदा छत पर दिखाई दिए। कुमार ने वहीं से हाथ हिलाया, सबों को हाथ जोड़ा, सभी को नमस्कार किया और बोला, दुर्गा को अंदर भेज दीजिए, हम उससे बातचीत कर लेंगे, फिर वो आप लोगों को सब कुछ बता देगी। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी ये गलती जिंदगी की अब अंतिम गलती है। आगे मैं अपने माँ बाप की कसम खा के कहता हूँ कि आप लोगों को कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कह के ठाकुर अंदर चले गए। बड़े बुजुर्ग ने बड़ी मुश्किल से भीड़ पर काबू पाया और नवयुवकों को समझा बुझा कर अपने साथ लौट गए और दुर्गा को बोला कि जा बेटी हवेली के अंदर जा और कुमार से बातचीत कर, देख क्या बोलता है। दुर्गा अंदर हवेली में आई तो वहां का दृश्य देखकर हतप्रभ रह गई। चंदा बिल्कुल बेशर्मों की तरह पलंग पर लेटी अंगूर खा रही थी। दुर्गा लपक कर उसे मारने के लिए दौड़ी, तब तक कुमार बीच में आ गया। दुर्गा फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर रोने के बाद दुर्गा बोली कि कैसी बेशरम और कुलमुही है तू, क्या इसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था? अरे कुछ तो सोचा होता अपने माँ बाप के बारे में। तेरी इस करनी से अभी उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी। कोई असर नहीं हो रहा है तुम पर। अरे तुम मर क्यों नहीं गई? मैं तो तुझे भोली भाली समझती थी, पर तुम तो शहर में रह करके बिल्कुल बेशरम बन गई हो। अपनी उम्र तो देखो, कहाँ तुम 16-17 साल की और ये कुमार 32-34 का। कुछ तो शर्म करो। इसकी जिंदगी में तो रोज नई नई लड़की आती है और चली जाती है। तू बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी भर रोएगी। ये तुझसे शादी नहीं करेगा, कुछ दिन खेल करके फिर तुम्हें फेंक देगा, फिर पछताती रहेगी तू। दुर्गा ने अनाप शनाप काफी बका पर बेशरम चंदा पर कोई असर नहीं हुआ। वो पहले की तरह ही मुस्कुराते हुए अंगूर चबाती रही। कुमार के धन दौलत को देखकर पता नहीं उसका दिमाग कितना खराब हो गया था कि वह सब कुछ भूल गई थी। जिस बहन ने उसे माँ बाप बन के पाला, उसके सामने ही बेशर्मों की तरह हरकतें कर रही थी। दुर्गा अपनी बहन की इस बेशर्मी को देख करके फपक कर रो पड़ी। फिर अचानक कुमार के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, मेरी बहन को छोड़ दीजिए, इसकी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, भगवान से डरिए और कुछ नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप की कसम ही खा लीजिए। आपको अपने माँ बाप की कसम, कुछ तो शर्म कीजिए, दया कीजिए मुझ गरीब पर। कुमार जो अब तक चुपचाप खड़ा था, चुपचाप बैठा था, उसने दुर्गा को अपने पैर से ऊपर उठाया और वो खुद ही हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और दुर्गा को बोला कि दुर्गा, मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। मैं इससे काफ़ी बड़ा हूँ, मैं मानता हूँ। मैं अब इसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। तुम अगर मेरा भला चाहती हो या इस वंश का नाम रखना चाहती हो, तुम चाहती हो कि इसका खानदान का वंश आगे बढ़े, तो तुम अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में दे दो। दुर्गा चकित हो, कभी कुमार को देख रही थी तो कभी चंदा को। चंदा से पूछी कि ये सब मैं क्या सुन रही हूँ, तो चंदा ने कहा कि बिल्कुल ठीक सुन रही हो, मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हारी वो पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी उम्र ही अभी क्या है, अभी फिर ये शराबी जुआरी भला तुम्हें क्या सुख देगा। इसके दौलत के पीछे मत भाग, अपना करियर बना, फिर अपने भविष्य के बारे में सोचना।
सोचना, पर चंदा पर किसी भी बात का कोई भी असर नहीं हो रहा था। गुस्से से आग बबूला हो उठी। बोली, तू मेरी माँ बाप नहीं है, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे अपना भला बुरा सोचना आता है। फिर मैं सुंदर हूँ, कमसीन हूँ, मेरा जन्म राज करने के लिए हुआ है। मैं नौकरानी बनने के लिए जन्म नहीं लिया है मैं नौकरानी बन के नहीं जिंदा रह सकती। पढ़ लिख करके क्या मिलेगा? मुश्किल से दो समय की रोटी और कोई गरीब लड़का। मुझे नहीं करनी पढ़ाई लिखाई, मुझे नहीं सड़ना गरीबी में। मैं फैसला कर चुकी हूँ, शादी करूंगी तो कुंवर से ही करूंगी, वरना अपना जान दे दूंगी। तुम सोच समझ लो। दुर्गा काफी देर तक उसे समझाती रही, पर उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। उसे घर चलने के लिए कहा, पर वो टस से मस नहीं हुई। दुर्गा उसका हाथ पकड़ करके खींच करके उसे अपने साथ लाना चाह रही थी, पर वो उसमें भी सफल नहीं हो पाई। हार फार कर दुर्गा रोते हुए रात में अपने गांव गिरती पड़ती पहुंची। वहां चौपाल पर पहले से ही भीड़ इकट्ठी थी। इधर दुर्गा रो रही थी और दुर्गा के साथ आज बरसात काफी तेज हो रही थी, मानो ऊपर आकाश को भी उस पे दया आ गया हो और साथ में वो भी रो पड़ा हो। गिरते पड़ते दुर्गा जब वहां पहुंची तो चौपाल पर पहले से ही भीड़ इकट्ठी थी। दुर्गा ने जा करके सबको बता दिया कि कुंवर चंदा से शादी करना चाहते हैं। चंदा भी मेरी एक नहीं सुन रही है। मैंने उसे अपने साथ लाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं आ रही है। औरतें काफ़ी समझा बुझा कर दुर्गा को किसी तरह से शांत किया। अंत में पंचायत में फैसला यही हुआ कि अब ठाकुर को 2-4 दिन के अंदर ही शादी चंदा से करनी होगी। सभी ने सोचा कि अभी तो रात हो गई है, अभी काफ़ी रात हो गई है, अभी रहने देते हैं। कल सवेरे ही हम लोग हवेली चलेंगे और सारी बातचीत करके आ जाएंगे। दूसरे दिन सवेरे सवेरे ही गांव का मुखिया, सरपंच तथा कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति साथ में पंडित जी को लेकर के हवेली पहुंच गए और वहां कुंवर से बातचीत किए। पंडित जी ने कुंवर और चंदा का हाथ देख करके कुछ शुभ तिथि तय किया और फिर 8 दिन के बाद उन दोनों का शादी का मुहूर्त तय हो गया। फिर देखते देखते शादी की तैयारी जो है सो वो शुरू हो गई। कुंवर ने कहा कि चंदा हवेली में ही रहेगी और चंदा की शादी यहीं हवेली से ही होगी, चंदा गांव नहीं जाएगी। सभी अपने अपने घर चले आए। कुंवर ने काट छपने के लिए दे दिया। कुंवर ने अपने पुराने गांव और नाते रिश्तेदारों को खबर करवा दी थी, पर बिगड़ेल कुंवर एक नौकर की बेटी से शादी कर रहा है, ये जान करके किसी ने भी आना उचित नहीं समझा। बाहर से रसोइये बुलवाए गए थे, नाच गाने वाले भी आ गए थे। पूरे गांव में शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। पूरे गांव की काया ही पलट गई थी। हर जगह रंग पुचारा हो रहा था। मुफ्त में सबको कपड़ा लत्ता और मिठाई बांटे गए थे कि यही कपड़ा लत्ता पहन करके शादी में शामिल होना है। लोग भी दुर्गा का दुख भूल करके चंदा की शादी में सम्मिलित होने की तैयारी में जुट गए थे। पूरे गांव और हवेली को सजाया गया था। फिर वो दिन भी आ गया था। पूरे गांव और हवेली को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। हलवे ने तरह तरह की मिठाइयाँ और तरह तरह के पकवान बना दिए थे। कुछ छिटपुट आए रिश्तेदार और गांव की औरतों ने सारे विधि व्यवहार, नाच गाना, हल्दी मेहंदी, संगीत शुरू कर दिया था। सभी दुर्गा का दुख भूल करके चंदा की शादी में सम्मिलित हो गए थे और सभी जश्न मना रहे थे। सभी बहुत ही खुश थे। चंदा भी बहुत खुश थी, फूली नहीं समा रही थी। घर में सबों ने घी के दीपक जलाए थे। सबों ने भगवान से आशीर्वाद मांगा था। हर जगह मंदिर में पंडित पुरोहित ने पूजा अर्चना की थी और दोनों युगल जोड़ी की मंगल कामना की थी। मेहंदी, संगीत, सारे विधि व्यवहार संपन्न हो रहे थे। चंदा बिल्कुल परी की तरह दिख रही थी। फिर वो दिन भी आ गया था जब जयमाला, अग्नि के साथ फेरे और सिंदूरदान के साथ ही कुंवर और चंदा एक हो गए थे। शादी के बाद ही कुंवर ने और चंदा ने अपने बैठ करके पूरे बग्घी पे बैठ के पूरे गांव की सैर की थी और सभी गांव वाले लोगों का आशीर्वाद लिया था। जो इंसान कुंवर को गाली दे रहे थे अब उसका जय जयकार करने लगे, उनका गुणगान कर रहे थे। देखो कितने अच्छे हैं, एक गरीब लड़की का उद्धार कर दिया। कोई कह रहा था प्यार अंधा होता है, फिर चंदा है भी तो कितनी सुंदर। कोई कह रहा था अरे चंदा के जन्मते ही तो ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि राजकुमारी की तरह राज करेगी।
जो औरतें अभी कुछ देर पहले चंदा को कोस रही थी, अब उसके भाग्य पे ईर्ष्या कर रही थी, उसकी चापलूसी कर रही थी। चंदा भी अपने रूप और यौवन के घमंड में चूर होकर के इठलाती बल खाती फिर रही थी। उसका अहंकार साथ में आसमान पर जा पहुंचा था। सभी अपने में मगन थे, किसी को भी कोई होश नहीं था कि दुर्गा कहाँ है और क्या कर रही है। सभी अपने में मगन थे, सभी खुश थे। गांव में पूरा जश्न की तैयारी हो रही थी। पूरे 1 सप्ताह तक जश्न चला था, खाना पीना नाच गाना, पूरी खुशियां मनाई जा रही थी। और फिर 1 सप्ताह के बाद चंदा और ठाकुर देश विदेश की सैर पर निकल गए थे। कहाँ तो चंदा ने अपने गांव और जिस शहर में पढ़ती थी उसके अलावा कहीं आज तक पैर तक नहीं रखा था, आज पूरे देश विदेश की सैर कर रही थी। उसे अपने नसीब पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही है। चंदा फूले नहीं समा रही थी। चंदा अपने आप को महारानी समझ रही थी। पूरे 1 महीने देश विदेश में घूमने के बाद कुमार और चंदा गांव वापस आ गए थे। चंदा गांव तो नहीं आना चाह रही थी, पर विवश थी, क्योंकि कुमार ने कहा कि नहीं, पहले गांव ही चलेंगे, फिर बाद में मैं काम पर जाऊंगा। तो दोस्तों देखिए उधार के सुख का ये भाग कैसा लगता है। 8वां भाग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगला भाग लेकर फिर मैं आप लोगों के समक्ष आऊंगी। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का बटन दबाइए, बेल बटन दबाइए, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेंगे। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अब मैं अपनी बानू कहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग को ढेर सारा थैंक्स दोस्तों मेरा वीडियो को देखने के लिए। तो देखिए उधार के सुख का 8वां भाग आप लोग को कैसा लगता है। थैंक्स।